हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा सवाल होता है जो बार बार दिमाग में गूंजता है। आखिर मैं ये सब कर क्यों रहा हूं? रोज सुबह उठना, काम पर जाना, रिश्तों की जिम्मेदारियां निभाना, पैसा कमाना और फिर थक कर सो जाना। क्या बस इतना ही है जीवन? क्या वाकई हम सिर्फ इसलिए जी रहे हैं कि किसी और के तय किए रास्तों पर चलते रहें? कई बार हम खुद से ये भी पूछते हैं, क्या मैं सच में खुश हूं? और जवाब आता है, पता नहीं। यही पता नहीं हमारी सबसे बड़ी उलझन बन जाती है। हम बाहरी चीजों में खुशी ढूंढते हैं, नई गाड़ी, बड़ी सैलरी, सोशल मीडिया पर लाइक्स, लेकिन वो खुशी कुछ समय बाद खत्म हो जाती है। इसका कारण यही है कि हम अपने जीवन के असली उद्देश्य से जुड़ ही नहीं पाए। जापानी संस्कृति में एक शब्द है, इकिगाई। इसका मतलब होता है वो वजह जिसकी वजह से आप हर सुबह उठने के लिए तैयार होते हैं। ये सिर्फ एक विचार नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है। इकिगाई हमें यह सिखाता है कि हमारे अंदर ही वो शक्ति है जो हमें सच्चा आनंद दे सकती है, लेकिन उसके लिए हमें अपने अंदर झांकना होगा। ये कोई मोटिवेशनल ट्रिक नहीं, बल्कि एक गहरा आत्म अन्वेषण है। इकिगाई की जड़ें 4 चीजों में होती हैं। 1, वो काम जो आपको पसंद है। 2, जिसमें आप अच्छे हैं। 3, जिसकी दुनिया को जरूरत है। 4, और जिससे आप कमाई भी कर सकते हैं। जब ये चारों चीजें एक जगह मिलती हैं तो वहीं आपका इकिगाई पैदा होता है। अक्सर लोग पैशन के पीछे भागते हैं, लेकिन सिर्फ पैशन होना काफी नहीं है। हो सकता है आपको किसी चीज में दिलचस्पी हो, लेकिन वो आपके जीवन का उद्देश्य न बने। वहीं दूसरी ओर पर्पस यानी मकसद वो ताकत है जो लंबे समय तक आपको थामे रखती है, चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। पैशन तात्कालिक उत्साह देता है, पर पर्पस जीवन की दिशा तय करता है। आज हम ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां लोगों के पास सुविधाएं तो बहुत हैं, लेकिन शांति नहीं है। एक अनकही बेचैनी हर किसी के चेहरे पर छुपी हुई है। ऐसा लगता है जैसे लोग किसी ऐसी दौड़ में भाग रहे हैं जिसका न तो कोई फिनिश लाइन है और न ही कोई इनाम। ऐसे में इकिगाई एक ब्रेक है, एक ऐसा मोड़ जो कहता है, रुको और सोचो कि तुम असल में क्या चाहते हो। इकिगाई कोई एक दिन में नहीं मिलता, ये एक खोज है। ये सवाल करने से शुरू होती है, मुझे किस काम में खुशी मिलती है? मैं किस चीज में अच्छा हूं? कौन से काम दूसरों की भी मदद कर सकते हैं? और क्या मैं इससे अपनी आजीविका चला सकता हूं? जब आप इन सवालों के जवाब ईमानदारी से खुद को देते हैं तो धीरे धीरे आपके सामने आपका इकिगाई आकार लेने लगता है। इस प्रक्रिया में सबसे अहम चीज है सच के सामने खड़ा होना। आपको खुद को यह स्वीकार करना होगा कि अभी तक आपने जो भी किया वो शायद किसी और की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए था, माता पिता, समाज या सिर्फ सुरक्षा की भावना के लिए। लेकिन अब वक्त है उस जीवन की ओर बढ़ने का जो सिर्फ आपका है, जो आपके मन से निकला हो, आपके दिल से जुड़ा हो। इकिगाई कोई ग्लैमरस या बहुत बड़ा सपना नहीं है। हो सकता है किसी के लिए वो किताबें पढ़ाना हो, किसी के लिए बागवानी करना, किसी के लिए बुजुर्गों की सेवा करना। ये जरूरी नहीं कि इकिगाई हमेशा कुछ दुनिया को बदल देने वाला हो। असल बात यह है कि वो आपको भीतर से जगा दे, आपको अपने जीवन से जोड़ दे। अगर आप अभी भी नहीं जानते कि आपका इकिगाई क्या है, तो ये बिल्कुल भी देर नहीं हुई है। जरूरत सिर्फ इतनी है कि आप खुद से ईमानदार हो जाएं और इस सवाल को गंभीरता से लें, क्या मैं वो जिंदगी जी रहा हूं जो मेरी आत्मा चाहती है? शायद जवाब न में होगा, लेकिन वहीं से तो असली सफर शुरू होता है। जब हम जीवन को समझने की कोशिश करते हैं तो ये जानना जरूरी हो जाता है कि सोचने का तरीका कैसे हमारे व्यवहार, निर्णय और जीवन के उद्देश्य को प्रभावित करता है। दुनिया और पूर्वी सभ्यताओं की सोच में यही सबसे बड़ा अंतर है। दोनों का नजरिया अलग है और यही फर्क हमें यह समझने में मदद करता है कि इकिगाई और काइज़ेन जैसी अवधारणाएं पश्चिम में नहीं, बल्कि जापान जैसे देशों में क्यों जन्म लेती है। पश्चिमी सोच में जीवन को अक्सर एक प्रतिस्पर्धा की तरह देखा जाता है। वहां का मूल मंत्र है, बड़ा सोचो, तेज दौड़ो और जीत हासिल करो। वहां सफलता को बहुत हद तक मटेरियल अचीवमेंट से जोड़ा जाता है, जैसे बड़ी गाड़ी, ऊंची नौकरी, बड़ा घर और पावरफुल नेटवर्क। वहां इंसान को तब तक सफल नहीं माना जाता जब तक वो बाहर से चमकता हुआ न दिखे। इसी वजह से ज्यादातर लोग वहां बर्नआउट का शिकार होते हैं, क्योंकि दौड़ तो लंबी होती है लेकिन उसका कोई स्पष्ट अंत नहीं होता। वहीं दूसरी ओर पूर्व की सोच, खासकर जापानी सोच, स्थिरता, गहराई और संतुलन पर केंद्रित होती है।
जापानी संस्कृति में यह मान्यता है कि जीवन कोई जंग नहीं बल्कि एक यात्रा है जिसे शांति, अनुशासन और निरंतर सुधार के साथ जिया जाना चाहिए। वे मानते हैं कि रोज थोड़ा बेहतर बनना, खुद को समझना और समाज से जुड़कर जीना, यही असली उन्नति है। पश्चिम में अक्सर सेल्फ सेंट्रिक सोच हावी होती है। वहां व्यक्ति अपने इंडिविजुअल आइडेंटिटी को सबसे ऊपर रखता है। मैं क्या चाहता हूं, मेरे लिए क्या अच्छा है, ये सवाल वहां आम है, जबकि पूर्वी सोच में सामूहिकता और पारिवारिकता अधिक महत्वपूर्ण होती है। हम सब मिलकर कैसे बढ़ें, मेरे कार्य का समाज पर क्या प्रभाव है, ये सोच पूर्व में अधिक देखने को मिलती है। एक और बड़ा अंतर यह है कि पश्चिमी सोच सफलता को अक्सर डेस्टिनेशन की तरह देखती है, एक ऐसा लक्ष्य जिसे एक बार पा लिया तो सब पूरा हो गया। लेकिन जापानी सोच के अनुसार सफलता एक प्रोसेस है, एक सतत यात्रा जो कभी रुकती नहीं। इसीलिए काइजन जैसे विचार वहीं पनपते हैं जहां सुधार की कोई अंतिम सीमा नहीं होती। वे मानते हैं कि अगर आपने आज एक छोटा कदम भी उठाया है तो आप सही दिशा में हैं। पश्चिमी समाज अक्सर शॉर्ट टर्म ग्रेटिफिकेशन यानी तुरंत मिलने वाले सुख के पीछे भागता है, जैसे क्विक रिजल्ट्स, फास्ट प्रमोशंस, इंस्टेंट फेम। लेकिन जापानी सोच में सेवरिंग द मोमेंट यानी पल को पूरी तरह जीने की परंपरा है। वहाँ चाय पीने का भी एक कला रूप है जिसमें धैर्य, सजगता और सौंदर्य बोध होता है। यही वजह है कि इकिगाई जैसे सिद्धांत जापान की मिट्टी में पनपते हैं, क्योंकि वहाँ लोगों को यह समझने का समय और वातावरण मिलता है कि असली जीवन क्या होता है। वहाँ किसी को यह जल्दी नहीं होती कि सब कुछ अभी पा लिया जाए, बल्कि वे हर दिन को उसकी संपूर्णता में जीते हैं। उनके लिए कम में भी बहुत कुछ काट होता है। ये फर्क हमें यह भी सिखाता है कि बाहरी चमक धमक से ज्यादा जरूरी है अंदरूनी स्पष्टता। पश्चिम की तेज रफ्तार दुनिया में लोग अक्सर अपनी आत्मा की आवाज को दबा देते हैं, जबकि पूर्वी परंपरा हमें उसे सुनने और समझने का धैर्य देती है। यही कारण है कि जब दुनिया भाग रही होती है, जापानी लोग ठहर कर सोचते हैं, मैं ये क्यों कर रहा हूं? क्या ये मेरे इकिगाई से जुड़ा है? और शायद यही वजह है कि जापान जैसे देश में लोग ज्यादा उम्र तक जीते हैं, न सिर्फ शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक और आत्मिक रूप से भी, क्योंकि उनकी सोच में वो गहराई है जो पश्चिम की दौड़ में कहीं खो जाती है। तो अब सवाल ये नहीं है कि कौन सी सोच सही है और कौन सी गलत। असली सवाल ये है, आप किस सोच के साथ जीना चाहते हैं? एक ऐसी सोच जो आपको हमेशा किसी और से बेहतर बनने की होड़ में डाल दे, या एक ऐसी सोच जो आपको अपने भीतर के संतुलन और उद्देश्य से जोड़ दे? हर इंसान के अंदर एक सवाल गहराई से छुपा होता है, मैं आखिर इस दुनिया में क्यों आया हूं? हम सब जी तो रहे हैं, लेकिन कितने लोग हैं जो सच में समझ पाए हैं कि वो क्यों जिंदा है? सुबह उठकर रोजमर्रा की जिंदगी में उलझ जाना और फिर बिना सोचे समझे एक रूटीन को जीते चले जाना, यही हमारी जिंदगी बन चुकी है। लेकिन अगर आपको अपने अंदर से ये आवाज आती है कि क्या मैं वही कर रहा हूं जो मुझे करना चाहिए, तो समझिए कि आप इकिगाई की तरफ बढ़ने को तैयार हैं। इकिगाई एक जापानी शब्द है जिसका मतलब है जीवन का कारण या वो वजह जिसके लिए आप हर सुबह उठते हैं। ये कोई एक सीधी लाइन में मिलने वाली चीज नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा संतुलन है जो आपकी इच्छाओं, योग्यताओं और समाज की जरूरतों के बीच मौजूद होता है। इसे समझने के लिए एक बहुत सुंदर तरीका है 4 ओवरलैपिंग सर्कल्स की मदद से। इन चारों सर्कल्स को जब एक जगह जोड़ते हैं तो उनके बीच का जो हिस्सा बनता है वही होता है आपका इकिगाई। पहला सर्कल है आप क्या करना पसंद करते हैं, यानी वो काम जो आपको खुशी देता है, जिसे करते वक्त आपको टाइम का होश नहीं रहता। कुछ लोगों के लिए वो पेंटिंग हो सकता है, किसी के लिए लिखना और किसी के लिए लोगों की मदद करना। ये वो चीज है जो आपको अंदर से जगा देती है। दूसरा सर्कल है आप किस चीज में अच्छे हैं, यानी आपके स्किल्स और टैलेंट्स। जरूरी नहीं कि जो आपको पसंद है उसमें आप शुरू से ही अच्छे हों, लेकिन अगर आप उसे बेहतर बना सकते हैं और उसमें निरंतर सुधार कर सकते हैं तो वो आपके इकिगाई का हिस्सा बन सकता है। तीसरा सर्कल है दुनिया को किस चीज की जरूरत है, यानी वो काम जो समाज के लिए उपयोगी हो। अगर आपका काम सिर्फ आपको खुशी दे लेकिन दुनिया को कोई फायदा ना हो तो वो पूरा इकिगाई नहीं बन पाता। इकिगाई तभी संतुलित होता है जब उसमें किसी और की भलाई भी शामिल हो। चौथा और
अंतिम सर्कल है, आप किस काम के लिए पैसा कमा सकते हैं। यानी ऐसा काम जो न सिर्फ आपके दिल के करीब हो, बल्कि जिससे आप अपनी ज़रूरतें भी पूरी कर सकें। ये ज़रूरी है क्योंकि बिना आर्थिक स्थिरता के आप लंबे समय तक अपने सपनों को नहीं जी सकते। जब ये चारों बातें, आपकी पसंद, आपकी योग्यता, समाज की ज़रूरत और आर्थिक आय एक ही काम में मिलती है, तब वो बनता है आपका सच्चा इकिगाई। यही वो वजह होती है जो आपको सुबह उठने पर मजबूर नहीं करती, बल्कि प्रेरित करती है। यही वो काम होता है जिसे करते हुए आप थकते नहीं, बल्कि और ऊर्जा से भर जाते हैं। इकिगाई को खोजने के लिए आपको खुद से कुछ सच्चे और सरल सवाल पूछने होंगे। क्या वो काम जो मैं कर रहा हूं मुझे सच्ची खुशी देता है? क्या मैं अपने अंदर की क्षमता को सही दिशा में लगा रहा हूं? क्या मेरा काम सिर्फ मेरे लिए है या किसी और के लिए भी मायने रखता है? और क्या मैं इससे अपनी और अपने परिवार की जरूरतें पूरी कर पा रहा हूं? ये आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं। इकिगाई एक दिन में नहीं मिलता, ये एक प्रक्रिया है जो खुद को जानने, समझने और समय देने से बनती है। जरूरी नहीं कि शुरुआत में आपको चारों सर्कल्स की क्लैरिटी हो। आप धीरे धीरे एक एक कदम बढ़ाते जाएं। पहले जानिए कि आपको क्या करना अच्छा लगता है, फिर उस चीज में खुद को बेहतर बनाइए। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, बाकी हिस्से भी साफ होते जाएंगे। जब एक बार आप अपना इकिगाई खोज लेते हैं, तो आपकी जिंदगी एकदम बदल जाती है। तब आप किसी और के कहने से नहीं, बल्कि अपने दिल की आवाज पर चलते हैं। तब काम बोझ नहीं लगता, बल्कि आनंद बन जाता है। और यही वो स्थिति होती है जहां इंसान वास्तव में जिंदा होता है, सिर्फ सांसें लेने के लिए नहीं, बल्कि हर पल को जीने के लिए। हम सब अपनी जिंदगी में बड़े बदलाव लाना चाहते हैं। कोई चाहता है कि उसकी आदतें सुधर जाएं, कोई चाहता है कि वो फिट हो जाए, कोई अपने करियर में ऊंचाइयों तक पहुंचना चाहता है। लेकिन जब हम इन बड़े लक्ष्यों के बारे में सोचते हैं, तो डर भी लगता है, कहां से शुरू करें, इतना सब कुछ कैसे बदले। और यहीं पर ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। लेकिन जापान की एक सरल और गहरी सोच इस उलझन का हल देती है, काइजन। काइजन का मतलब होता है लगातार सुधार, यानी हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनना। ये सोच कहती है कि किसी भी चीज को एकदम से बदलने की जरूरत नहीं है। अगर आप हर दिन सिर्फ 1% सुधार भी करते हैं, तो एक साल में आप खुद को 37 गुना बेहतर बना सकते हैं। सोचिए, सिर्फ छोटे छोटे कदम उठाकर आप कितना कुछ बदल सकते हैं। यह सोच सिर्फ एक थ्योरी नहीं है, बल्कि जापान की कई बड़ी कंपनियों जैसे टोयोटा ने काइजन को अपनाकर पूरी दुनिया में मिसाल कायम की है। वहां हर कर्मचारी से यही उम्मीद की जाती है कि वो अपने काम को रोज थोड़ा बेहतर बनाए, चाहे सुधार कितना भी छोटा हो। एक छोटा सा आइडिया, एक आसान तरीका, एक बचे हुए सेकंड का उपयोग, यही मिलकर एक बड़ी सफलता बनाते हैं। लेकिन इसे सिर्फ कंपनियों तक सीमित रखना ठीक नहीं। जब आप काइजन को अपनी जिंदगी में अपनाते हैं, तो धीरे धीरे आपके अंदर से डर खत्म होने लगता है। आपको अब बड़े बदलाव की चिंता नहीं रहती, क्योंकि आप जानते हैं कि आपको बस एक छोटा कदम उठाना है। आज थोड़ा सा बेहतर बनना है कल से। मान लीजिए आप सुबह जल्दी उठना चाहते हैं। अगर आप एक ही दिन में 5 बजे उठने की ठान लेंगे, तो शायद 2 दिन बाद फिर लेट उठेंगे। लेकिन अगर आप रोज 10 मिनट पहले उठने की आदत डालें, तो कुछ ही हफ्तों में आप आराम से 5 बजे उठने लगेंगे, वो भी बिना तनाव के। यही काइजन है, जबरदस्ती नहीं, सस्टेनेबल इम्प्रूवमेंट। काइजन का एक और गहरा असर ये होता है कि ये हमारी सोच को शांत और केंद्रित बनाता है। जब हम अपने आप से ये उम्मीद नहीं रखते कि सब कुछ एक ही रात में बदल जाए, तो हमारे अंदर से हताशा कम होती है। हम खुद को स्वीकार करना सीखते हैं और धीरे धीरे लेकिन स्थिर रूप से आगे बढ़ते हैं। यही असली तरक्की है, न कि वो जो दिखने में बड़ी हो, बल्कि वो जो अंदर से मजबूत हो। हमारी जिंदगी में कई ऐसी जगहें होती हैं जहां हम काइजन का उपयोग कर सकते हैं, जैसे खान पान में थोड़ा सा सुधार, अपने रिश्तों में एक कदम और नजदीकी बढ़ाना, अपने काम में हर दिन थोड़ा बेहतर करना। और जब आप ये छोटे सुधार लगातार करते जाते हैं, तो एक दिन आप पीछे मुड़कर देखते हैं और सोचते हैं, मैं कहां से कहां पहुंच गया। काइजन की सबसे खास बात यही है कि इसमें कोई दबाव नहीं होता। इसमें सिर्फ आपका इरादा होता है, रोज थोड़ा सुधार करने का। कोई आपको जज नहीं करता, कोई रेस नहीं है, कोई डेडलाइन नहीं है। आप अपने हिसाब से अपने जीवन को गढ़ते हैं, और यही वो रास्ता है जो थकाता नहीं, बल्कि सशक्त बनाता है। अगर आप आज खुद से एक वादा करें
कि हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनूंगा, तो अगले कुछ महीनों में आपकी पूरी सोच, आदतें और जीवन का तरीका ही बदल सकता है। काइज़न आपको सिखाता है कि बदलाव कोई भारी चीज नहीं है, वो तो बस छोटे छोटे इरादों का जमा हुआ असर है। और जब आप इसे लगातार करते जाते हैं तो वही छोटे कदम बड़ी उड़ान बन जाते हैं। हर इंसान अपने जीवन में कुछ ना कुछ बेहतर करना चाहता है, चाहे वो अपने रिश्तों में हो, करियर में हो या फिर अपनी आदतों में। लेकिन जब भी हम कोई नया कदम उठाने जाते हैं, कुछ बदलने की सोचते हैं, तो हमारे अंदर एक डर उठता है। वो डर अक्सर हमें वहीं रोक देता है जहां हम अभी हैं। ये डर नजर नहीं आता, लेकिन हमारी हर कोशिश के रास्ते में खड़ा होता है। और इस डर का नाम है कंफर्ट जोन। हम सबका एक कंफर्ट जोन होता है, एक ऐसा क्षेत्र जहां सब कुछ जाना पहचाना है, जहां हमें कोई जोखिम नहीं लेना पड़ता, जहां हमें किसी भी तरह की असफलता का डर नहीं होता। लेकिन इसी सुरक्षित दायरे में रहकर हम धीरे धीरे अपनी ग्रोथ रोक देते हैं। हमें लगता है कि हम सेफ हैं, लेकिन असल में हम धीरे धीरे रुक रहे होते हैं, जड़ हो रहे होते हैं। असल में जब भी हम कोई नया रास्ता चुनते हैं तो दिमाग के लिए वो खतरे की घंटी जैसा होता है। हमारा मस्तिष्क बदलाव को खतरे की तरह लेता है, क्योंकि ये उसके पुराने सिस्टम से मेल नहीं खाता। इसीलिए जब आप कोई नई आदत शुरू करना चाहते हैं, जैसे हर दिन पढ़ना, एक्सरसाइज करना या लोगों से खुलकर बात करना, तो दिमाग तुरंत डर पैदा करता है। ये डर असल में कोई बाहरी शत्रु नहीं है, बल्कि हमारे अपने अंदर की प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, जो हमें नए अनुभवों से बचाने की कोशिश करती है। लेकिन यहीं पर हमें खुद से एक सवाल पूछना होता है, क्या मैं सच में सुरक्षित रहना चाहता हूँ या मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ? क्योंकि कंफर्ट जोन हमें पल भर के लिए शांति देता है, लेकिन जिंदगी भर की काबिलियत छीन लेता है। वहीं जब आप डर के बावजूद कदम उठाते हैं तो शुरुआत में थोड़ा असहज महसूस होता है, पर यही असहजता धीरे धीरे आत्मविश्वास बनती है। कई बार हम सोचते हैं कि जब डर खत्म होगा तब आगे बढ़ेंगे, लेकिन सच तो यह है कि डर कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता। जो लोग आगे बढ़ते हैं वो डर के बावजूद कदम उठाते हैं। डर से लड़ते नहीं, उसे समझते हैं और फिर भी आगे बढ़ते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि डर का होना ही इस बात का संकेत है कि आप कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। बदलाव का रास्ता आसान नहीं होता, लेकिन अगर आप उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट लें तो वो बहुत हल्का लगने लगता है। जैसे अगर आप किसी बड़े मंच पर बोलना चाहते हैं तो शुरुआत एक दोस्त के सामने प्रैक्टिस से करें। अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो पहले उस पर थोड़ा रिसर्च करें, फिर छोटे स्तर पर शुरू करें। यही तरीका है धीरे धीरे कंफर्ट जोन को थोड़ा थोड़ा बड़ा करना। एक और बात जो समझनी जरूरी है वो ये कि हम बदलाव से डरते हैं क्योंकि हम असफल होने से डरते हैं। लेकिन अगर हम अपने माइंडसेट को इस तरह सेट करें कि हर गलती एक सीख है, तो असफलता का डर कमजोर हो जाता है। फिर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, अनुभव लेते हैं और सीखते हैं। यही असली ग्रोथ है। हर बार जब आप डर को पार करते हैं तो आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होती है। फिर अगली बार आप और मजबूत होकर किसी नए बदलाव का सामना करते हैं। धीरे धीरे वो डर जो कभी रुकावट था अब आपकी ताकत बन जाता है। इसलिए याद रखिए, डर का आना स्वाभाविक है, लेकिन उस डर में फंसे रहना आपकी पसंद है। अगर आप सच में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हर दिन थोड़ा थोड़ा अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की कोशिश करें। शुरुआत मुश्किल होगी, पर रास्ता वहीं से खुलेगा। हर किसी के मन में ये सवाल जरूर आता है कि मैं अपनी जिंदगी में डिसिप्लिन कैसे लाऊं, रोज नियम से कैसे चलूं, और जब एक बार मैंने शुरुआत कर भी दी तो क्या मैं उसे लंबे समय तक बनाए रख पाऊंगा? असल में जिंदगी में जो भी बदलाव लाना है, चाहे वो आदत सुधारने का हो, हेल्थ ठीक करने का या फिर कुछ सीखने का, उसके पीछे दो चीजें जरूरी होती हैं, डिसिप्लिन और मोमेंटम। डिसिप्लिन का मतलब केवल सख्ती या जबरदस्ती नहीं होता। असल डिसिप्लिन तो तब आता है जब हम अपने लिए एक साफ कारण, पर्पस ढूंढ लेते हैं कि हम ये सब क्यों कर रहे हैं। जब हमारे पास कोई ऐसा मकसद हो जो दिल से जुड़ा हो, तब नियमों का पालन बोझ नहीं लगता, बल्कि एक रास्ता लगता है उस मंजिल तक पहुंचने का जो हमें सच में चाहिए। यहां पर काइजन की फिलॉसफी बहुत काम आती है। इसका मतलब होता है निरंतर सुधार, यानी हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनना। कई लोग सोचते हैं कि बदलाव तभी होता है जब हम एकदम बड़ा कदम उठाते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि असली ग्रोथ छोटे छोटे सुधारों से होती है। जैसे अगर आप रोज 10 मिनट जल्दी उठने लगे या रोज सिर्फ एक पेज पढ़ना शुरू करें, तो धीरे धीरे वही आदत बन जाती है। और जब आदत बन जाए तो फिर वो काम मुश्किल नहीं लगता। लेकिन शुरुआत करना ही काफी नहीं है, हमें मोमेंटम बनाना पड़ता है।
मोमेंटम का मतलब है उस लय को पकड़ना जिसमें आप हर दिन थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं। ये लय तब बनती है जब आप एक एक्शन बार बार करते हैं बिना ये सोचे कि नतीजा क्या मिलेगा। जब हम ज्यादा सोचते हैं तो काम करने से पहले ही थक जाते हैं, लेकिन अगर हम सिर्फ शुरुआत पर ध्यान दें तो धीरे धीरे काम में डूब जाते हैं और वो रूटीन का हिस्सा बन जाता है। डिसिप्लिन तब और आसान हो जाता है जब हम एनवायरनमेंट को अपने अनुसार सेट कर लें। जैसे अगर आप हर दिन पढ़ना चाहते हैं तो किताब अपने तकिए के पास रखें। अगर आप वर्कआउट करना चाहते हैं तो पहले से जूते बैग रेडी रखें। इसका मतलब ये नहीं कि आप खुद को मजबूर कर रहे हैं, बल्कि आप अपने आप को एक फ्रेंडली पुश दे रहे हैं ताकि आपको कम मेहनत से ज्यादा रिजल्ट मिल सके। एक और बात जरूरी है, खुद को रियलिस्टिक टारगेट देना। कई लोग एक ही दिन में सब कुछ बदलना चाहते हैं, एकदम परफेक्ट दिन, परफेक्ट बॉडी, परफेक्ट रूटीन। लेकिन जब वो फेल होते हैं तो खुद से नाराज हो जाते हैं और सब छोड़ देते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम छोटे लक्ष्य बनाएं जिन्हें हम रोज पूरा कर सकें। जैसे एक दिन में सिर्फ 15 मिनट किताब पढ़ना। ये सुनने में छोटा लगता है, लेकिन जब ये हर दिन होता है तो महीने भर में आप एक पूरी किताब पढ़ लेते हैं। मोमेंटम तभी बनता है जब हम कंसिस्टेंसी बनाए रखें, भले ही शुरुआत कितनी भी छोटी हो। अगर किसी दिन मन ना भी हो तब भी थोड़ा बहुत करना जरूरी है। ऐसा नहीं कि हर दिन 100% देना जरूरी है, लेकिन हर दिन कुछ ना कुछ करना जरूरी है। यही छोटा कदम लंबे समय में बड़ी जीत में बदलता है। सबसे आखिर में हमें खुद को ये याद दिलाना चाहिए कि डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं कि आप खुद से प्यार करना बंद कर दें। असल में डिसिप्लिन का मतलब है खुद से इतना प्यार करना कि आप अपने लिए वो रास्ता चुनते हैं जो आपको सच में आगे ले जाए। इसलिए धीरे धीरे सही दिशा में बढ़ते रहिए। कभी कभी आप गिरेंगे भी, लेकिन जब मोमेंटम बना होगा तो दोबारा उठना आसान हो जाएगा। हर दिन हम कुछ ना कुछ करते हैं, कभी अच्छा, कभी ठीक ठाक, और कभी कभी ऐसा भी जो हमें बाद में खटकता है। लेकिन अक्सर हम इन चीजों पर रुक कर सोचते ही नहीं। हम भागते रहते हैं एक काम से दूसरे काम की ओर। यही वजह है कि हम कई बार वही गलतियां बार बार दोहराते हैं और समझ ही नहीं पाते कि असल में हम कहाँ चूक गए। जापान की एक पुरानी और गहरी सोच इसी मुद्दे पर ध्यान देती है, जिसे कहा जाता है हानसेई, यानी आत्मचिंतन की कला। हानसेई का मतलब होता है खुद को ईमानदारी से देखना, अपने दिन को दोबारा जीना और समझना कि क्या सही हुआ, क्या गलत और क्यों। ये कोई दोष निकालने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि एक ऐसा शांत समय होता है जब आप अपने दिन का रिव्यू करते हैं बिना किसी बहाने या बहस के। इसमें आप अपने एक्शंस को देखते हैं, अपने डिसीजंस को परखते हैं और अपनी थिंकिंग को एनालाइज करते हैं, ताकि आप अगली बार बेहतर कर सकें। हम में से बहुत से लोग दिन खत्म होने पर या तो थक कर सो जाते हैं या फिर किसी डिस्ट्रैक्शन में खो जाते हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ 10 से 15 मिनट बैठकर यह सोचें कि आज मैंने क्या सीखा, कहाँ चूका और क्या अच्छा किया, तो हमारी जिंदगी हर दिन थोड़ी और साफ, थोड़ी और समझदार बन सकती है। यही हानसेई की ताकत है। इस प्रक्रिया में सबसे पहली चीज होती है स्वीकार करना। जब हम गलती मान लेते हैं तभी हम सीखना शुरू करते हैं। लेकिन अगर हम हर गलती का बहाना ढूंढने लगें कि फलाना ने ऐसा किया या माहौल ठीक नहीं था, तो हम अपनी ग्रोथ रोक देते हैं। हानसेई हमें सिखाता है कि गलती होना खराब नहीं है, लेकिन गलती से न सीखना वाकई एक बड़ी चूक है। दूसरी अहम बात है अपने अच्छे कामों को भी नोटिस करना। आत्मचिंतन सिर्फ पछताने का नाम नहीं है, ये उस संतोष को भी महसूस करना है जो हमें तब मिलता है जब हमने कुछ अच्छा किया हो, किसी की मदद की हो या अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले हो। जब हम अपनी अच्छाइयों को भी याद रखते हैं तो हमारी आत्मा को वो सम्मान मिलता है जिसकी उसे जरूरत होती है। हानसेई को और असरदार बनाने के लिए हम एक छोटा सा रिचुअल बना सकते हैं, जैसे दिन के अंत में खुद से कुछ सवाल पूछना। आज मैंने क्या नया सीखा? मैंने क्या ऐसा किया जो मैं कल से बेहतर कर सकता हूं? मैंने अपनी एनर्जी कहाँ खर्च की, सही जगह या फिजूल में? इन सवालों के जवाब हमें खुद को समझने में मदद करते हैं और एक बेटर वर्जन बनने का रास्ता खोलते हैं। एक और फायदा है, ये प्रक्रिया हमें इमोशनल कंट्रोल भी सिखाती है। जब हम अपने गुस्से, दुख या डर को ठंडे दिमाग से सोचते हैं तो हमें पता चलता है कि कई बार हमने ओवर रिएक्ट किया या बिना कारण परेशान हुए। यह अवेयरनेस धीरे धीरे हमें शांत बनाती है और संतुलन देती है। हानसेई का मतलब ये भी है कि आप अपने अंदर झांकने की हिम्मत रखते हैं, और ये हिम्मत हर किसी में नहीं होती। लेकिन जिस दिन आप सचमुच खुद को देखने लगते हैं, उस दिन से आपकी जिंदगी बदलने लगती है। आप बाहर की दुनिया को कम
और अपनी अंदर की दुनिया को ज्यादा समझने लगते हैं। आखिर में हानसेई हमें याद दिलाता है कि हम परफेक्ट नहीं हैं, लेकिन हम हर दिन बेहतर बन सकते हैं अगर हम चाहें तो। और ये बदलाव किसी मोटिवेशन से नहीं बल्कि शांत आत्मचिंतन से आता है। इसलिए आज से ही शुरू कीजिए अपने दिन के आखिरी कुछ मिनट खुद को देने के लिए। यही वो इन्वेस्टमेंट है जो आपकी पूरी जिंदगी को नया आकार दे सकती है। कई बार हमारे पास समय होता है, जरूरत भी होती है, लक्ष्य भी तय होते हैं, लेकिन फिर भी हम कुछ शुरू नहीं कर पाते। हमें पता होता है कि क्या करना है, लेकिन हम उस तरफ कदम नहीं बढ़ाते। अंदर से कोई चीज हमें रोक रही होती है, कभी आलस्य, कभी शंका और कभी खुद पर भरोसे की कमी। यही मानसिक रुकावटें हमारे रास्ते की सबसे बड़ी दीवार बन जाती हैं। और अक्सर ये दीवार बाहर नहीं, हमारे ही मन के अंदर खड़ी होती है। जब हम किसी जरूरी काम को टालते हैं तो हम खुद को समझाते हैं, अभी मूड नहीं है, थोड़ी देर बात करेंगे, या कल से पक्का शुरू कर दूंगा। यही प्रोक्रेस्टिनेशन है। धीरे धीरे ये आदत बन जाती है और हम काम शुरू करने से पहले ही थक से जाते हैं। इसका कारण ये नहीं कि हम काम नहीं कर सकते, बल्कि हमारे मन में उस काम को लेकर एक असहजता होती है। या तो वो काम बहुत बड़ा लगता है या उसमें असफल होने का डर छिपा होता है। ऐसे में दिमाग सबसे आसान रास्ता पकड़ता है, अभी मत करो। इससे निपटने का सबसे असरदार तरीका है काम को छोटे हिस्सों में तोड़ देना। जब कोई काम छोटा दिखता है तो मन उस पर आसानी से राजी हो जाता है। जैसे अगर आपको कोई प्रोजेक्ट पूरा करना है तो उसकी शुरुआत सिर्फ 5 मिनट के लिए बैठने से कीजिए। जब आप बस शुरुआत कर लेते हैं तो दिमाग उस मोमेंटम को पकड़ लेता है और आप धीरे धीरे उसी काम में डूबने लगते हैं। काइज़न की यही खूबी है, छोटे कदम लेकिन लगातार। दूसरी बड़ी रुकावट होती है डाउट, शक। ये शक सिर्फ काम पर नहीं, अपने आप पर होता है। क्या मैं कर पाऊंगा? अगर फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे? ये सवाल हमारे मन में घूमते रहते हैं और हमें अंदर से कमजोर कर देते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि डाउट कभी खत्म नहीं होता, उसे सिर्फ मैनेज किया जाता है। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि डाउट होना नॉर्मल है। हर इंसान के मन में शक आता है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना होता है कि कुछ लोग उस शक के बावजूद कदम उठाते हैं और कुछ वहीं रुक जाते हैं। अपने डाउट को कंट्रोल करने का एक तरीका है खुद से सही सवाल पूछना, जैसे इस डर का सबसे बुरा नतीजा क्या हो सकता है, और अगर मैं ये कोशिश नहीं करूंगा तो क्या गंवाऊंगा। जब आप इन सवालों के जवाब सच में सोचते हैं तो आपको एहसास होता है कि डर से दूर रहना भी एक रिस्क है। कभी कभी न करने का नुकसान करने के नुकसान से बड़ा होता है। आलस्य और डाउट से लड़ने के लिए एक और चीज जरूरी है, सेल्फ टॉक। जैसा आप अपने आप से बात करते हैं वैसा ही आप बनते हैं। अगर आप खुद से कहते हैं मैं तो बहुत लेजी हूं, मुझसे कुछ नहीं होता, तो आप वही महसूस करने लगते हैं। लेकिन अगर आप धीरे धीरे अपनी भाषा बदलें, मैंने पहले भी चीजें पूरी की हैं, मैं हर दिन थोड़ा बेहतर बन सकता हूं, तो आपका माइंड भी आपको सपोर्ट करने लगता है। एक और सीक्रेट है एनवायरनमेंट। आपका आसपास का माहौल बहुत असर डालता है। अगर आप ऐसे लोगों के बीच हैं जो लगातार कुछ कर रहे हैं, जो अपने काम को लेकर जुनूनी है, तो आपका दिमाग भी उसी एनर्जी को पकड़ता है। लेकिन अगर आप हर वक्त ऐसे माहौल में हैं जहां आलस और एक्सक्यूजेस का माहौल है, तो आप चाहे जितना चाहें आगे बढ़ नहीं पाएंगे। आखिर में यह समझना जरूरी है कि आलस्य और डाउट कोई बीमारी नहीं है, बल्कि एक टेम्पोरेरी स्टेट है। अगर आप छोटी छोटी जीतों पर ध्यान देंगे, काम को सरल बनाएंगे, खुद से पॉजिटिव बात करेंगे और सही माहौल चुनेंगे, तो ये रुकावटें धीरे धीरे कम होती जाएंगी। जरूरी नहीं कि आप परफेक्ट बने, जरूरी ये है कि आप चलते रहें, और यही असली प्रगति है। एक इंसान जब सीखना बंद कर देता है तो उसका विकास भी रुक जाता है। जीवन सिर्फ स्कूल या कॉलेज तक की पढ़ाई नहीं है, बल्कि हर दिन हर अनुभव से कुछ सीखते जाना ही असली लाइफ लॉन्ग लर्निंग है। जापानी दर्शन में इसे बहुत महत्व दिया गया है। वहां माना जाता है कि इंसान का असली उद्देश्य है खुद को रोज थोड़ा और बेहतर बनाना, ना सिर्फ किसी नौकरी या काम के लिए, बल्कि अपनी सोच, समझ और आत्मा के विकास के लिए। हम में से ज्यादातर लोग जब पढ़ाई पूरी कर लेते हैं या एक नौकरी मिल जाती है तो ये मान लेते हैं कि अब सब कुछ सीख लिया है, लेकिन यही सोच धीरे धीरे मन और जीवन को सीमित कर देती है। जो लोग जिंदगी के हर पड़ाव पर नई चीजें सीखते हैं, चाहे वो नई भाषा हो, कोई स्किल हो, या फिर अपने विचारों को और गहराई से समझना हो, वही लोग अंदर से जिंदा महसूस करते हैं। सीखने की भावना हमेशा जिज्ञासा से शुरू होती है। जब आप अपने आसपास की चीजों को देखकर सवाल पूछना शुरू करते हैं, ऐसा क्यों होता है? असिस्टेंट, कंपोनेंट प्लेसमेंट,
इससे मुझे क्या सीखने को मिल सकता है। तभी आपके भीतर ज्ञान का बीज अंकुरित होता है और यही जिज्ञासा आपको उन रास्तों पर ले जाती है जहां आप पहले कभी गए ही नहीं थे। जैसे जैसे हम नई चीजें सीखते हैं वैसे वैसे हमारी सोच में गहराई और लचीलापन आता है। हम चीजों को सिर्फ एक एंगल से नहीं, कई दृष्टिकोणों से देखना शुरू कर देते हैं और ये सोच हमें ज्यादा समझदार बनाती है, दूसरों के नजरिए को समझने की ताकत देती है। पर सीखना केवल किताबों तक सीमित नहीं है। असली सीख तो तब होती है जब आप अपने अनुभवों से, गलतियों से और दूसरे लोगों की कहानियों से सबक लेते हैं। कभी कोई फेल हो जाता है तो वो सीख सकता है कि अगली बार कैसे सुधार किया जाए। कभी कोई रिश्ता टूट जाता है तो हम समझ सकते हैं कि कहाँ हमें खुद को बदलने की जरूरत थी। जब आप हर दिन को एक नया मौका मानते हैं कुछ नया जानने का, तभी जीवन में ऊर्जा बनी रहती है और यही ऊर्जा आपको उस रास्ते की तरफ ले जाती है जहां आपका जीवन सिर्फ सर्वाइवल नहीं होता बल्कि मीनिंगफुल बनता है। जापानी संस्कृति में एक और गहरी सोच है, शोकुनिन, यानी कि एक क्राफ्ट्समैन की तरह जीना। मतलब ये कि आप जो भी करते हैं उसमें हर दिन थोड़ा और सुधार करें और पूरे मन से करें। फिर चाहे आप खाना बना रहे हों, सफाई कर रहे हों या कोई प्रेजेंटेशन बना रहे हों, हर काम में आप अपना बेस्ट देने की कोशिश करें। यही सोच आपको एवरेज से एक्स्ट्रॉर्डिनरी की तरफ ले जाती है। जब आप सीखने और सुधारने की इस यात्रा को एक पर्पस से जोड़ देते हैं तब आपकी जिंदगी में एक गहरा अर्थ आने लगता है। आप सिर्फ खुद के लिए नहीं बल्कि दुनिया में कुछ योगदान देने के लिए जीते हैं। आपके काम का असर सिर्फ आप तक सीमित नहीं रहता बल्कि वो दूसरों की जिंदगी में भी वैल्यू जोड़ता है। सीखते रहना और पर्पसफुल तरीके से जीना दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। जब आप नई चीजें सीखते हैं तो आपका पर्पस और भी स्पष्ट होता जाता है और जब आपके जीवन में उद्देश्य होता है तो आप और भी गहराई से सीखने लगते हैं। इसलिए जरूरी नहीं कि आप सब कुछ एक ही दिन में जान लें, बस हर दिन थोड़ा सा सीखिए, थोड़ा खुद को बेहतर बनाइए और इस यात्रा का आनंद लीजिए, क्योंकि असली सफलता और शांति इसी रास्ते में मिलती है जहां सीखना कभी खत्म नहीं होता और जीना सिर्फ जिंदा रहने के लिए नहीं बल्कि अर्थ से भरा होता है। जब कोई इंसान अपने इकिगाई को समझ लेता है तो उसकी जिंदगी एक अलग ही दिशा में बहने लगती है। लेकिन सिर्फ जान लेना ही काफी नहीं होता। असली फर्क तब आता है जब आप उस इकिगाई को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उतारना शुरू करते हैं, क्योंकि ज्ञान अगर व्यवहार में ना उतरे तो वो सिर्फ एक विचार बनकर रह जाता है। इस सफर की शुरुआत होती है खुद से सवाल पूछने से। क्या मैं जो कर रहा हूं वो मेरे अंदर की आवाज के साथ मेल खाता है? क्या मेरा काम मुझे सुकून देता है या सिर्फ थकान? ये सवाल आसान लग सकते हैं लेकिन इनके जवाब आपको बहुत गहराई से खुद को देखने पर मजबूर करते हैं। और जब जवाब साफ हो जाए तो फिर उस दिशा में छोटे छोटे कदम उठाना शुरू कीजिए। इकिगाई को एक बड़े लक्ष्य की तरह नहीं देखना चाहिए जिसे बस एक बार पकड़ लिया तो सब कुछ बदल जाएगा। इसे एक दैनिक अभ्यास की तरह देखिए, जैसे सुबह उठकर खुद से ये पूछना, आज मैं ऐसा क्या कर सकता हूं जो मुझे भीतर से सच्चा लगे। फिर चाहे वो कोई छोटा सा काम हो, किसी की मदद करना हो या खुद के लिए एक पीसफुल मोमेंट बनाना हो। इकिगाई का मतलब है हर दिन को अर्थ देना, बिना किसी बड़े तमगे या शोर के। अब सवाल आता है कि इसे प्रैक्टिकली कैसे अपनाया जाए। इसका एक आसान तरीका है जर्नलिंग, यानी हर दिन खुद से 5 मिनट के लिए बात करना। आप लिख सकते हैं कि आज आपने क्या किया जो आपके उद्देश्य के करीब था और क्या किया जो नहीं था। यह आदत धीरे धीरे आपकी क्लैरिटी को बढ़ाएगी और डिसीजन मेकिंग आसान बनाएगी। एक और जरूरी चीज है डिस्ट्रैक्शन से बचना। आजकल हम सब इतने डिजिटल सिग्नल से घिरे हुए हैं कि अपनी सच्ची आवाज को सुनना मुश्किल हो गया है। इसलिए जरूरी है कि दिन में कुछ समय अपने लिए निकाला जाए जिसमें आप किसी गैजेट से जुड़े ना हो, सिर्फ खुद के साथ हो। ये समय आपको अपने अंदर झांकने में मदद करता है और वहीं से आपकी असली ताकत निकलती है। अपने इकिगाई को एक्शन में बदलने के लिए आपको डिसिप्लिन भी बनाना होगा। काइजेन की फिलॉसफी यही सिखाती है कि बड़े बदलाव की बजाय रोज के छोटे सुधार ज्यादा असरदार होते हैं। अगर आप रोज 1% भी अपने मकसद के करीब जाते हैं तो साल के अंत तक आप पहले से 37 गुना ज्यादा बेहतर इंसान बन सकते हैं। ये गणित नहीं बल्कि मानसिकता का कमाल है। इसके अलावा अपने आसपास ऐसे लोगों को रखिए जो आपको ऊपर उठाएं, जो खुद भी अपने जीवन का उद्देश्य तलाश रहे हों या उसे जी रहे हों। ऐसा सपोर्ट सिस्टम आपकी जर्नी को और मजबूत बनाता है और जब कभी आप गिरते हैं तो वही लोग आपको दोबारा खड़ा कर देते हैं।
आखिर में इस पूरे सफर का सार यही है कि जिंदगी को सिर्फ बिताना नहीं है, उसे गहराई से जीना है। इकिगाई कोई जादू नहीं है जो रातों रात सब कुछ बदल दे, लेकिन ये एक ऐसा दृष्टिकोण है जो आपके हर दिन को मायने देता है। जब आप अपने पर्पस के साथ अलाइंड होते हैं तो आपकी आंखों में एक चमक होती है, आपके काम में एक ऊर्जा होती है और आपके रिश्तों में एक सच्चाई होती है। तो अब जब आपने ये समझ लिया कि आपका इकिगाई क्या है, तो इंतजार किस बात का? आज से ही शुरू कीजिए। छोटे छोटे कदम, सच्चे इरादे और लगातार प्रयास, क्योंकि एक अर्थपूर्ण जीवन बस सोचा नहीं जाता, वो हर दिन जिया जाता है।